हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में देखने वाले हैं। और ये चैप्टर आपका पिछले चैप्टर की ही तरह उसके आगे चलने वाला है सदिश, और इसमें जो आपका वेक्टर का पूरा पोर्शन हुआ था उसी के अंतर्गत ये उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे जाएंगे। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के संबंध में आपने कक्षा 11 में भी थोड़ा बहुत जानकारी देखी है, वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं, तो उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 1 देखने वाले हैं। और जैसे आपको पता है हम लोग पार्ट 1 के अंतर्गत एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आता है उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लाइव क्लासेस पढ़ने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जहाँ से बहुत ही कम फीस में आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री PDF नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से पूछ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 1। अध्याय 11 की बात करते हैं, त्रिविमीय ज्योमेट्री और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इस अध्याय में आपको क्या देखना है, भूमिका, प्रस्तावना। तो पिछले अध्याय में हमने अदिशों एवं सदिशों के बारे में चर्चा की, चैप्टर नंबर 10 में। इस अध्याय में हम इसके आगे के बिंदु पर बात करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत रेखा के समीकरण का कार्तीय रूप, किन्हीं दो रेखाओं के मध्य कोण, उनके बीच की दूरी और समतल पर हम आदि इन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं इस अध्याय में। ठीक है, तो देखो दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी अच्छे से बात की थी, है ना। दिक् कोज्याएं एवं दिक् अनुपात, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, इसके बारे में बात कर ली थी। सदिश तथा रेखा की दिक् कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर एंड अ लाइन। तो दिक् कोसाइन हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, आपको याद होना चाहिए बेसिकली, और मैंने पिछले चैप्टर में अच्छे से बता भी दिया था। यहाँ पर भी हम दिक् कोसाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो मूल बिंदु से पढ़ा था इस बारे में। ठीक है, ये मूल बिंदु से। लेकिन अब यहाँ पर हम दो बिंदुओं की बात करेंगे जिसमें मूल बिंदु नहीं होगा, मतलब A एक पॉइंट होगा, B एक पॉइंट होगा, और उनके कोई निर्देशांक होंगे। ठीक है, मतलब मूल बिंदु के इतर लेंगे, मूल बिंदु के अलावा हम कोई चीज़ देखने वाले हैं, दो बिंदु। ठीक है, तो अगर हम पिछले वाले की बात करें जहां पर ने मूल बिंदु की बात की, तो इस प्रकार से था कि माना एक बिंदु P XYZ का स्थिति सदिश OP वेक्टर बराबर R वेक्टर बराबर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप है, जहां पर आपको याद होना चाहिए कि IJK जो है वो अक्षों के इकाई सदिश कहलाते हैं। IJK क्या कहलाते हैं, क्रमशः XYZ अक्षों के लिए इकाई सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो सदिश R वेक्टर XYZ अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ अल्फा बीटा कोण बनाते हैं। ठीक है, ये आप देख पाएंगे है, अगर बनाता है तो इन कोणों के कोसाइन मान कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, जिन्हें सदिश R वेक्टर के दिक् कोसाइन जो कि कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें LMN से भी प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चर्चा पर ने पिछले बार भी कर ली थी। और आपको यहाँ पर देखो, अगर हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू की बात करें तो आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आप सिंपली कर सकते हैं, यहाँ पर आपने ये सोचा कि देखो बिंदु XYZ हो रहा है, तो यहाँ पर आधार हो गया x और कर्ण हो गया मॉड ऑफ R वेक्टर। तो इस आधार पर हम दिखा देंगे कि भाई जिसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम LMN भी बोलते हैं, तो L बराबर कॉस अल्फा बराबर x अपॉन मॉड ऑफ R, M बराबर कॉस बीटा बराबर y अपॉन मॉड ऑफ R, और n बराबर कॉस गामा बराबर z अपॉन मॉड ऑफ R। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। अब इसको सिद्ध करना भी बहुत ही आसान होता है, मैं एक बार फिर से आपको सिद्ध करके दिखा देता हूँ, और ये चीज़ आपको आनी भी चाहिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसको चीज़ सिद्ध करो। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ले लेना है कि माना, इस तरीके से पूरा दिखा देंगे, माना R वेक्टर बराबर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। और आप अगर हो सके तो ये वाला जो चित्र है, अगर बोर्ड एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये वाला चित्र भी आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो सही रहेगा।
तो यहाँ से आप मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या कह देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर आप एल ले लेते हैं, तो एल बराबर कॉस एल्फा बराबर एक्स अपॉन मॉड ऑफ आर, यानी कि एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार हम एम लेते हैं, एम बराबर कॉस बीटा ले रहे हैं, कॉस बीटा एंड एक्स नहीं वाई अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर बराबर वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ले लिया। देन एन लेंगे हम, एन बराबर कॉस गामा बराबर ये होता है भाई जेड अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर बराबर जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले तो एल एच एस। ठीक है, एल एच एस, और एल एच एस वाला पार्ट क्या है भाई, एल एच एस वाला पार्ट होता है अपना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाला, ये वाला। तो यहाँ से आपको वैल्यू रख देनी है। ठीक है, अब एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को हम सिंपली ये भी कह सकते हैं भाई कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रख देनी है, ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर। जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आपको पता है इस जगह पर अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की ये वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर और अपॉन में जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। ठीक है ना, जो अपॉन का आप अंडर रूट देख रहे हैं वो हट जाएगा सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो यहाँ से आपको एलसीएम ले लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, और ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली बराबर में आ गया एक, और आपने कह दिया आर एच एस। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं सिंपली, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक, ये बोल सकते हैं। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं भाई कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, हम ये भी कह सकते हैं। और ये दोनों ही आपको बनने चाहिए, मतलब है क्या इसमें, कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। करने के लिए कुछ नहीं है, अगर आपने सीखा है, आपको पता है किस तरीके से करना है, और चित्र अगर आप बना देंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो, अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि पिछले जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, उसमें हमने जो दिक् कोसाइन पढ़ी थी वो मूल बिंदु के साथ पढ़ी थी। मतलब एक बिंदु जो था वो मूल बिंदु था, दूसरा एक अन्य बिंदु लेके चले थे जो पी ए या कुछ भी आप कह सकते हो। अब यहाँ पर आपके जो 2 बिंदु रहेंगे उनके जो निर्देशांक रहेंगे वो मूल बिंदु से अलग रहेंगे। एक का हमने ए ले लिया, एक का बी ले लिया, एक पी ले लिया, एक क्यू ले लिया, और इनके जो निर्देशांक होंगे वो 0 0 नहीं रहेंगे। ठीक है, तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन या के दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो माना 2 बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 है। माना रेखा PQ के दिक् कोसाइन LMN या cos अल्फा cos बीटा cos गामा है, और यह XYZ अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ये चित्र आप दिखाना चाहो तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि जो दिक् कोसाइन LMN होंगे वो हो जाएंगे आपके L बराबर cos अल्फा बराबर x2 माइनस x1 अपॉन PQ, M बराबर cos बीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन PQ, एंड N बराबर cos गामा बराबर z2 माइनस z1 अपॉन PQ। सिंपल। और आपको यहाँ पर PQ क्या भाई, PQ है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, रेखाखंड PQ, यानी कि 2 बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के बीच की दूरी। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, और कक्षा 11 में भी आपने ये जो फार्मूला है आपने अच्छी तरीके से देखा है कि 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है d बराबर, इसको हम लेते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर करके। तो यही तो PQ का मान रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अपॉन में जो PQ देख रहे हैं वो क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो LMN इस तरीके से रहेगा, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अतः बिंदु P
बिंदुओं P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ की दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे भाई? दिक् कोसाइन x2 माइनस एक्स वन अपॉन पी क्यू, y2 माइनस वाई वन अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू है। ठीक है, तो ये होते हैं जहां पर पी क्यू क्या है भाई? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि अंडर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर है। सिंपल बात है, बहुत ही सरल चीज है, कोई ज्यादा कठिन मामला इसमें नहीं है। ठीक है, अब दिक् अनुपात की भी बात कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो जैसे वहां पर आपको याद होंगे जो एक्स वाई जेड के साथ लेते थे वही लेते थे, तो सेम यहाँ पर भी ले रहे हैं। बिंदु x1 y1 z1 तथा q x2 y2 z2 को मिलाने वाले रेखाखंड PQ के दिक् अनुपात। ठीक है ना, तो ये दिक् अनुपात क्या कहलाएंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 है। सिंपली इतना दिखा सकते हैं। और आगे बात करने वाले उदाहरण नंबर देखिए आप पहला, तो उदाहरण नंबर पहला आपको कह रहा है यदि एक रेखा XYZ अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखो देखने में सवाल बहुत ही सरल है और वास्तव में भी सवाल सरल है, और ये सवाल आप इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए क्योंकि ये सवाल आया हुआ है बोर्ड पेपर में। ठीक है, कुछ नहीं है, एक नंबर का सवाल आया हुआ लेकिन आया है, तो एक आपको ध्यान रखना है कि ये वाला सवाल पूछा गया है बोर्ड पेपर्स में। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको कह रहा है कि धनात्मक अक्ष दिशाओं के साथ 90 और 60 और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी आपको दिया है कि अल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर 60 डिग्री और गामा बराबर 30 डिग्री। बस आपको दिक् कोसाइन निकाल लेना है, सिंपल दिक् कोसाइन, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्या कह देंगे भाई? L बराबर कॉस अल्फा, यानी कि बराबर कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0। ठीक है, इसके बाद M बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस 60, कॉस 60 का मान अंडर रूट 3/1/2, कॉस 60 का मान 1/2। ठीक है, सो कॉस 60 का मान 1/2, n बराबर कॉस गामा बराबर कॉस 30, कॉस 30 का मान होता है भाई अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो ठीक है ना, आगे बात करते हैं उदाहरण नंबर 2। देखिए उदाहरण नंबर 2 है आपको कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 2 - 1 - 2 है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करो। सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो दिक् अनुपात अभी आपने बात की थी, तो दिक् अनुपात क्या होते हैं? दिक् अनुपात, ठीक है, तो दिक् अनुपात आपने बात की थी भाई x2 माइनस x1 बराबर हो जाएगा 2, y2 माइनस y1 बराबर -1 एंड z2 माइनस z1 बराबर -2। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं इस हिसाब से यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपने ले ली, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल देंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, यही निकाल लेंगे। ठीक है, सो यहाँ से कितना होगा भाई? 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो 4 4 8 1 9 यानी अंडर रूट ऑफ 9 यानी कि 3 निकल आएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3 हो गई। अब आपको दिक् कोसाइन निकालना है, दिक् कोसाइन। ठीक है, कोसाइन है ना, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हमने d ले लिया। और दिक् कोसाइन क्या कहलाएंगे भाई? अगर आपको याद होंगे दिक् कोसाइन भाई L बराबर कॉस अल्फा बराबर x2 माइनस x1 और अपॉन में PQ लेते थे। PQ क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी d कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, और x2 माइनस x1 जो था वो दिक् अनुपात कितना था? 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 2/3। फिर यहाँ से L के बाद M ले लो, M कॉस बीटा, तो y2 माइनस y1 अपॉन d, y2 माइनस 1/3। ठीक है, और n बराबर कॉस गामा बराबर हम क्या ले रहे थे? कॉस गामा बराबर हम ले रहे थे z2 माइनस z1 अपॉन डी। ठीक है, तो z2 माइनस z1 अपॉन डी भाई कितना था? -2 था। z2 माइनस z1 -2 था, सो ये हो जाएगा सिंपली -2/3, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं अतः अभीष्ट दिक् कोसाइन
कोसाइन। तो भाई दिक कोसाइन कितने निकाल दिए हमने, 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई बहुत ही सिंपल चीज़ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन कोई चीज़ हो, नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है और आप अच्छी तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। और देखो ये भाई ये भी सवाल बहुत ही सही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सवाल है 2 बिंदुओं -2, 4, 5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही आसानी से आप ये वाला सवाल लगा सकते हैं। दिक कोसाइन का आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, x2 - x1/pq, y2 - y1/pq, z2 - z1/pq, सिंपल है। देखो कई बार क्या होता है ना, आपको लगता है, अगर मैं बात करूं एक छोटा सा हल्का सा मैं यहाँ पर अंतर लेना चाहूँगा, मैं एक छोटी सी अलग बात करना चाहूँगा और आपसे रूबरू होना चाहूँगा। सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी के मद्देनज़र कि देखो कई बार क्या होता है कि हाँ यार डीमोटिवेट हो जाते हैं व्यक्ति, इंसान, कोई भी हो, है तो मनुष्य ही, और डीमोटिवेट होना भी लाजमी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि खुद को किस तरीके से अपने आप को पुश करते रहे, उन हदों को पार करते रहे और उस मंजिल की ओर अपने कदम हमेशा बढ़ाते रहे। बहुत ही अच्छी एक कविता है कुंवर नारायण की अंतिम ऊंचाई, अगर शायद आप लोगों ने सुनी हो। द वायरल फीवर टीवीएफ की एक वेब सीरीज थी एस्पिरेंट्स, ठीक है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखी होगी। अगर जिन्होंने एस्पिरेंट्स देखी है और कोटा फैक्ट्री देखी है, जो बहुत ही अच्छी सीरीज है, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने ये सीरीज़ देखी कि नहीं। मैं वेब सीरीज़ देखने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसको ज़रूर देखिए। आप अपने आप से मोटिवेट महसूस करेंगे, अपने आप को वो प्रोत्साहन आपको मिलेगा कि हाँ यार कुछ करके दिखाना है, वो वाली चीज़ इसी में ये आपकी है कि कुंवर नारायण की जो अंतिम ऊंचाई कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा और आप बड़े ध्यान से इसके एक एक शब्द को सुनिएगा। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर 10 दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस उल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बहुत मुश्किल बना लिया है। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। बहुत बहुत ज़रूरी बात है, अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं अक्सर ही लोग। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कुछ कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। आपने कई बार देखा होगा, आपने कई बार महसूस किया होगा कि कोई भी काम हम शुरू करते बहुत ही ज़्यादा धूमधाम और बहुत ही जोश से करते हैं, एकदम बिल्कुल जुनून होता है यार सब कुछ करके दिखाना है, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते वो जो निराशा है, वो निराशा आपको घेर लेती है, वो निराशा आपके चारों ओर बैठ जाती है और आप उस काम को बिल्कुल मन नहीं करता। यही चीज़ है कि शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, ये उस निराशा को हराते हुए आगे बढ़ने वाले के लिए है कि जब तुम अंत तक पहुंच जाओगे। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तिष्क पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। कोई फर्क नहीं अंत तक हिम्मत न हारने में और सब कुछ जीत लेने में। ये कुंवर नारायण की जो कविता है, बहुत ही अंतिम ऊंचाई, बहुत ही अच्छी कविता है। एस्पिरेंट्स में अगर आप इसका जो सॉन्ग है वो सुनेंगे तो आपको अंदर से लगेगा। तो ये नॉर्मल बात है। कई बार क्या होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और चीज़ें हमारे हाथ से उस हिसाब से नहीं चलती, लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो हमेशा महसूस करते रहना है। हाँ,
ऐसे मौके कई बार आएंगे, एक बार नहीं। आपकी कॉलेज लाइफ में, आपकी स्कूल लाइफ में, आने वाले स्कूल लाइफ के बाद, कॉलेज लाइफ के बाद जो आप आगे लाइफ देखेंगे, उसमें भी आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे। तो रुकना नहीं है, उस अंतिम ऊंचाई तक, उस अंतिम क्षण तक आपको अपना काम करते रहना है। और इसी काम के साथ हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि दो बिंदुओं -2, 4, 5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने फॉर्मूला आपको कहा कि x2 - x1 अपॉन PQ, y2 - y1 अपॉन PQ, z2 - z1 अपॉन PQ। तो पहले यहाँ पर हम PQ निकाल लेंगे। सो PQ क्या हो जाएगा भाई, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा भाई, √x2 - x1 यानी 1। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पर -2 है तो माइनस माइनस प्लस कर लेंगे। सो 1 + 2 स्क्वायर प्लस 2 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 9 + 4 + 4 9, 8, 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा √17। अब यहाँ से आप दिक् अनुपात निकाल पाएंगे, दिक् कोसाइन, सिंपली दिक् कोसाइन। ठीक है ना, तो दिक् कोसाइन की हम बात कर लेते हैं। दिक् कोसाइन निकालना है, L बराबर cos अल्फा बराबर x2 - x1 अपॉन PQ। तो भाई x2 - x1 कितना था, ये था भाई 1 - एंड -2, 1 - एंड -2 अपॉन √17। तो ये हो जाएगा 3/√17। ठीक है, L m का मान cos बीटा ले रहे हैं, y2 - y1 अपॉन PQ। तो अगर हम y2 - y1 की बात कर ले तो कितना होने वाला है, ये होने वाला है 2 - 4। ठीक है, 2 - 4 अपॉन √17 यानी कि -2 अपॉन √17। L m n के बाद ये cos गामा बराबर z2 - z1 अपॉन PQ। तो z2 - z1 कितना करना भाई, 3 - 5। ठीक है, 3 - 5 अपॉन √17 यानी कि -2 अपॉन √17, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अतः अभीष्ट दिक् कोसाइन अभीष्ट दिक् कोसाइन कितने होने वाले भाई, 3/√17 -2/√17 -2/√17 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, आपको ही पता चल गया होगा, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन में ही एक्चुअली में मिस्टेक कर दी थी। जो बिंदु था यहाँ पर -2, 4 एंड -5 था। ठीक है, अब -5 था तो -5 से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो चाहे जैसा हो, अपना आंसर तो बिल्कुल सही था। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप -5 कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर -5 करने पर 3 + 5 यानी ये आना भाई 8। 8 के हिसाब से हो जाएगा 64, और 64 के हिसाब से ये आएगा 77। ठीक है ना, 77 हो जाएगा। तो यहाँ पर 77 हो जाना है, तो बस यहाँ पर 77, यहाँ पर 77, देन यहाँ पर 77, यहाँ पर 77 कर लेंगे। यहाँ पर 3 + 7 हो जाएगा, यहाँ 77, 77, और ये हो जाएगा भाई 8। ठीक है ना, तो देखो वो तो क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया, ये इसीलिए देखो यहाँ पर तो ये है कि भाई मैं मिस्टेक अपनी सुधार सकता हूँ, लेकिन इससे आपको ये पता चलता है कि मिस्टेक हो सकती है। इसलिए पेपर के टाइम भी बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, और ये कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि आपने क्वेश्चन देखा लेकिन वो आंखों के धोखे की वजह से चीज़ें आपको दिखी नहीं, और बाद में आप यार गलत कर जाए। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा और चीज़ों को अच्छे से देखिएगा कि क्या हो रहा है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि हमेशा एक बार आप चीज़ों को रीचेक जरूर करें, और रीचेक करने के लिए एक नए नज़रिए, एक नए दृष्टिकोण से चीज़ों को देखा करो, ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। क्यों? क्योंकि हमें अपनी गलतियाँ दिखाई नहीं देती हैं, होता है यार अक्सर कि नहीं, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है हमेशा एग्जाम के टाइम आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से चेक कर लें कि आपने जो क्वेश्चन किया है क्या थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, है ना। सो ये 3/√77 -2/√77 और 8/√77 आ रहा है।
ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम, हाँ अभी इतना ये सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, बाकी का तो क्वेश्चन अगर +5 के साथ जाते तो सही था, -5 के साथ गए तो ऐसे भी सही। उदाहरण नंबर 4 आपसे कह रहा है कि XYZ अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको इम्पोर्टेंट सवालों की कैटेगरी में रखिएगा। और ये आपको जो सवाल कह रहा है XYZ अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से आपको लेना है, पहले तो लेंगे हम x अक्ष के लिए, ठीक है। किस तरीके से ले रहे हैं, x अक्ष के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें x अक्ष के लिए, तो यहाँ से आप लिखेंगे कि x अक्ष XYZ अक्षों के साथ। अब आप खुद से सोचिए, जो x अक्ष है वो खुद के लिए x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा, 0 डिग्री का कोण बनाएगा, और y और z के लिए 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बिल्कुल ना। तो x अक्ष XYZ अक्षों के साथ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है बात। अब अगर 0, 90 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप खुद से सोचिए कि जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा रखेंगे, तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, कॉस 90 मान 0 हो जाएगा, और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, है ना। अगर आपने अल्फा बीटा गामा का मान 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री रखा, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या निकल के आएंगे, 1 0 0 निकल के आएंगे ना, ठीक है ना। अक्षों के साथ इतना कोण बनाता है, तो दिक् कोसाइन, तो दिक् कोसाइन कितने निकलने वाले, फिर ये निकलने वाला 1 0 0, सिंपल बात है। फिर इसी प्रकार आप इसी प्रकार y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए, तो इसी प्रकार आप y अक्ष के लिए क्या दिखा सकते हैं, y अक्ष XYZ अक्षों के साथ कितना एंगल बनाएगा, के साथ 90। देखो जो y अक्ष होगा वो x अक्ष के साथ तो 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन खुद के साथ 0 डिग्री और z के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो दिक् कोसाइन, तो यहाँ से आपको आइडिया है कि दिक् कोसाइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ से आप ले रहे हैं 0 1 0, ठीक है। और z अक्ष के लिए, तो आप बताएंगे भाई z अक्ष XYZ अक्षों के साथ कितना, z अक्ष x के साथ 90, y के साथ 90 और खुद के साथ 0 डिग्री बनाएगा, ठीक है। XYZ अक्षों के साथ 90 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो दिक् कोसाइन, तो दिक् कोसाइन, ठीक है। तो दिक् कोसाइन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपको पता है 90 डिग्री के लिए 0 और 0 डिग्री के लिए 1 आएगा, तो 0 0 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं अतः अभीष्ट दिक् कोसाइन, ठीक है। अभीष्ट दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे इस हिसाब से, x अक्ष के लिए हो जाएगा भाई, x अक्ष के लिए 1 0 0, y अक्ष के लिए हो जाएंगे 0 1 0, और z अक्ष के लिए आप क्या ले लेंगे, 0 0 1। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, ओके। उदाहरण नंबर 5 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु A 2 3 -4, B आपको कह रहा है 1 -2 3, और C कह रहा है 3 8 -11 संरेख। देखो 3 बिंदुओं को संरेख दिखाने के लिए आपने कई तरीके से क्वेश्चन को हल किया है,
ठीक है। एक तो हम प्रवणता बराबर दिखा सकते हैं, m1 बराबर अगर m2 दिखा दिए तो संरेख हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको देखो, संरेख और समांतर एक ही चीज़ होता है, संरेख हो जाए या समांतर हो जाए। संरेख और समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो एंगल हो 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं संरेख और समांतर के लिए। और इस तरीके से आपने कई बार चीज़ों को दिखाया, जैसे कि अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा दें तो वहाँ से आप बता सकते हैं कि भाई जो बिंदु है वो संरेख हो जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप संरेख दिखाते हैं, या फिर आप ये दिखा दें कि दो रेखाओं के बीच की जो प्रवणता है ए बी और बी सी के बीच की प्रवणता अगर आप दिखा दें, और प्रवणता निकालना आसान होता है, y2 - y1 और x2 - x1 करके निकालते हैं प्रवणता, ठीक है। इसके अलावा वो दो बिंदुओं की बात हो जाती है। अगर हम जैसे अभी पिछले चैप्टर में आपने सीखा था, अगर आप ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी ये दिखा दें, ठीक है ना, सदस्य वाले उस आइडिया से, तो भी हम दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम अगर हम ज्यामिति की बात करें तो दिक् अनुपात की मदद से भी दिखा सकते हैं। अगर किन्हीं दो के दिक् अनुपात बराबर हो गए, किन्हीं दो रेखाओं के दिक् अनुपात आपस में बराबर हो रहा है या फिर उनमें कुछ कॉमन निकल के बराबर हो रहा है, ठीक है, तो भी हम कह देंगे कि संरेख है। तो कैसे, यहाँ पर हम दिक् अनुपात वाला फंडा अपनाते हैं और एक दो तरीके और कर लेते हैं। जैसे पिछले बार जो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी वो वाला भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ले लिए त्रिभुज, ये बिंदु हो गया, अभी बिंदु की बात कर लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो दिक् अनुपात, आपको दिक् अनुपात है ना, तो दिक् अनुपात के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के अगर आपने दिक् अनुपात निकाले, ठीक है ना, तो ए और बी के लिए दिक् अनुपात निकालेंगे तो x2 - x1 करते हैं, यानी बी वाले में से ए वाला घटाएंगे, यानी 1 - 2 -3 एंड 3 -4 इतना आएगा। तो ये हो जाएगा अभी कितना, -1 -5 और ये हो जाएगा 4 3 7, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब ए बी के बाद बी सी के दिक् अनुपात निकालो, बी सी के दिक् अनुपात। तो अगर आप बी सी का दिक् अनुपात दिखाएं तो बी सी के दिक् अनुपात कितने भाई, बी और सी के लिए 3 में से ये घटाएंगे 3 -1, ठीक है, बी सी से बी घटाएंगे 3 - 1 8 -2 8 देन -2 और यहाँ ले रहे हैं -11 और माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये बचेगा भाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है, ये 10 और माइनस का 14। तो यहाँ से आप अगर दोनों को तुलना करें तो अगर यहाँ पर आपने -2 का भाग कर दिया, माइनस का 1/2, तो ये अंदर कितना बच जाएगा, ये आप देख सकते हैं -1 -5 और ये 7 बच जाएगा अगर आपने माइनस का 1/2 कॉमन निकाला। तो अब आप यहाँ पर गौर कीजिए कि ए बी के जो दिक् अनुपात थे, ए बी के जो दिक् अनुपात थे -1 -5 -7 -1 -5 और 7, और बी सी के जो दिक् अनुपात थे वो -1 -5 7 -1/2 कॉमन निकालने के बाद, ठीक है। और दिक् अनुपात इस तरीके से आप कॉमन उभयनिष्ठ लेते हुए दिखा रहे हैं, और आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी और बी सी दोनों में क्या बी उभयनिष्ठ हो रहा है, ठीक है, और दिक् अनुपात जो है वो समानुपाती हो रहे हैं, चूंकि ए बी और बी सी के दिक् अनुपात समानुपाती है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, इसलिए समानुपाती हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए ए बी सी संरेख है, ठीक है, हेंस प्रूफ, ऐसे दिखा दो, ठीक है। या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ए बी और बी सी के जो आपने दिक् अनुपात निकाले भाई, ए बी के दिक् अनुपात तो ए बी के दिक् अनुपात आपने कितने, आप ए बी के जो दिक् अनुपात निकाले वो निकाले -1 -5 7, बी सी के दिक् अनुपात, बी सी के दिक् अनुपात, तो बी सी के दिक् अनुपात आपने निकाले हैं 2 10 और -14। अब इनका अनुपात निकाल दो,
ठीक है। तो अगर आपने ऐसे किया -1/2 बराबर -5/10 बराबर का 7/-14, तो आप निश्चित तौर पे देख पाएंगे अगर ये आपस में कट रहे हैं तो वैल्यू कितनी निकाल के दे रहे हैं, ये बराबर में 1/2 आ रहा है। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से कॉमन नहीं निकालना है, तो अगर आपको कॉमन नहीं निकालना है तो फिर आप ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से दिखा दीजिए। तो यहाँ से आप कह देंगे कि चूंकि ए बी और बी सी के दिक् अनुपात समानुपाती है, इसलिए बिंदु ए बी सी संरेख है, ठीक है। ऐसे भी आप दिखा सकते हो, इस तरीके से दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हेंस प्रूव्ड। या फिर आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में जो था वो किया था सदिश वाले तरीके से। सदिश वाला तरीका भी आपको याद होना चाहिए कि सदिश वाले तरीके से आपने क्या किए थे। तो बिंदु थे अपने पास, आप सीधे सीधे लिख लेंगे बिंदु, फिर उनके स्थिति सदिश लिख लेंगे, है ना। फिर स्थिति सदिश निकालने के बाद आप ए बी, बी सी और ए सी निकालेंगे, यही करते थे। तो अगर आपने ए बी निकाला, ठीक है, तो क्या करते थे, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी सदिश की बात कर रहे हैं पिछले चैप्टर की तरह, क्योंकि आपसे ये नहीं कहेगा कि आप किस तरीके से लगाओ, है ना। आपसे ये नहीं कहता कि ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, तो ओ बी आप बना लेंगे, आई जे के लगा के बनाते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी पता है कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं। आई माइनस का 2j और प्लस का 3k और माइनस यहाँ पर ले सकते हैं हम 2i कैप और प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप। तो यहाँ से ए बी वैक्टर कितना निकल आएगा भाई, ये ए बी वैक्टर हो जाएगा माइनस का आई कैप माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5j कैप 3 और 3 प्लस हो जाएगा 7, 3 4 7 k कैप, ठीक है। ये हो गया ए बी वैक्टर। ए बी के बाद बी सी वैक्टर निकाल लें तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी कितना भाई, ओ सी अगर हम बात करें तो 3i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8j कैप माइनस 11k कैप एंड ओ बी वैक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा। और यहाँ से आप कह देंगे भाई बी सी वैक्टर निकल के आएगा 2i कैप देन 8 और 2 10 हो जाएगा प्लस का 10j कैप माइनस का 14k कैप। इसके बाद हम निकाल लेंगे ए सी वैक्टर, ठीक है। तो ए सी वैक्टर क्या, ओ सी माइनस ओ ए वैक्टर, तो ओ सी कितना है 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 11k कैप एंड माइनस ओ ए वैक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, है ना। सो यहाँ से ए सी वैक्टर कितना निकलने वाला है, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया ये आई कैप, देन 8 में से 3 जाएगा तो 5 प्लस का 5j कैप माइनस 11 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 में से 4 गया तो 7 बच जाएगा, ठीक है। माइनस का 7 माइनस का 7k कैप, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या दिखा देंगे भाई ए सी वैक्टर बराबर ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। तो ए सी कितना, ए सी आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप बराबर ए बी कितना निकाला था आई माइनस 5 माइनस आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस और बी सी वैक्टर हमने ये निकाला था 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस का 14k कैप। तो यहाँ पर आप सिंपली देख पाएंगे कि दोनों चीज़ें बराबर हो रही हैं, आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप बराबर आई कैप और प्लस का 5j कैप और माइनस का 7k कैप, ठीक है। दोनों LHS बराबर RHS आप दिखा पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS यहाँ से आपने दिखा दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसलिए बिंदु ए बी सी संरेख है, बिंदु ए बी सी संरेख है ना। तो भाई चीज़ें करना है आपको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात है कि करने का तरीका है, आपको कैसे समझ में आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, ये वाली चीज़ें हैं। और ज़्यादा सवाल कठिन है नहीं, ठीक है ना। चीज़ों को हमेशा सिंपल रखो, अच्छी तरीके से समझते जाओ और
कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार फिर से मैं अंतिम ऊंचाई कुंवर नारायण आपको सुनाना चाहूँगा कि आप अच्छी तरीके से मोटिवेट अपने आप को रखें। निराशा कभी मत घिरे, और ज़रूरी नहीं निराशा घिरती है, निराशा ऐसा नहीं कि निराशा आपको घेरेगी, नहीं नहीं, हो सकता है आपकी चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो, लेकिन इस बात के लिए बैठे नहीं रहो, हमेशा चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते रहो। और मैं एक बार कुंवर नारायण की वो सुनाना चाहूँगा, और अगर आप सर्च भी कर लें अंतिम ऊंचाई करके एस्पिरेंट सॉन्ग्स, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन, आपको अंदर से फील होगा। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस ऊल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कुछ कैसे समाप्त होता है, जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तिष्क पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीते लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं XP क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।